Good morning, students. Welcome you all in your GK class. So, today we will start a very good thought. Success comes to those who have the willpower to win over their snooze buttons. Okay. So, wish you all a very awesome morning. Uh, Today we will start chapter number 9. Topic Buildings and Structures. In India or across the world, you can find that some a very old and heritage buildings and structures already are there, uh, which was used in old world. Okay, so like that only, some of the excuse me like that some of the structures and buildings we are talking about today's class. First of all, Acropolis. The Acropolis of Athens is an ancient citadel located on a rocky outcrop above the city of Athens and contains the remains of several ancient buildings of great architectural and historic significance, the most famous being the Parthenon. ओके, जो एक्रोपोलिस जो है, ये जो बिल्डिंग है, ये अभी खंडर देखने को लग रहा है. इट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ ए बिल्डिंग विच इज़ कॉल्ड एक्रोपोलिस. एक पुराना बिल्डिंग है जिसका जो अभी तक ऐसे के वैसे मतलब खंडर के हिसाब से, मतलब एक ध्वंस स्तूप के हिसाब से रखा गया है. Actually, it is located in the city of Athens. I mean, it's in Italy. आपको समझ में आ रहे. और बहुत पुराने बिल्डिंग्स में इटाली के ये एक है. इसका एक ऐतिहासिक तात्पर्य है. Although the term Acropolis is generic and there are many other Acropolis in Greece. ग्रीस में सिर्फ ये नहीं बल्कि बहुत सारे एक्रोपोलिस है उसके मीनिंग के हिसाब से. द सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्रोपोलिस ऑफ एथेंस इज सच दैट इट इज़ कॉमनली नोन एज द एक्रोपोलिस विदाउट क्वालिफिकेशन. ओके, नेक्स्ट वी विल मूव टू द वेस्टर्न वॉल. द वेस्टर्न वॉल, वेलिंग वॉल, वेस्टर्न वॉल का दूसरा नाम है वेलिंग वॉल, is an ancient limestone wall in the old city of जेरूसालेम. जो इतिहास में हम पढ़े होंगे कि जेरूसालेम एक पुराना सिटी है. उस सिटी में एक पुराना, मतलब बहुत पुराने सालों से एक लाइमस्टोन्स के, मतलब चूना पत्थर से ये वॉल बनाया गया है जिसका नाम है वेस्टर्न वॉल. It is a relatively small segment of a far longer ancient retaining wall known in its entirety as the Western Wall. ये बहुत पुराना वॉल्स में से एक है. The wall was originally erected as a part of the expansion of the second Jewish temple begun by Herod the Great. ये वॉल को बनाया गया था सेकेंड जेविश जो टेम्पल है उसके मतलब पड़िकाठा में मीन्स जो उसके तरह बनाया गया है. और ये बनाना शुरू किया था हेरोड द ग्रेट, विच रिजल्टेड इन द इनकेसमेंट ऑफ द नेचुरल स्टीप हिल known to Jews and Christians as the Temple Mount. ये बनाने के बाद अब ये क्रिश्चियन को और जेविस को दोनों को ही एक दर्शनीय स्थल बना है एक टेम्पल माउंट के ऊपर. इन ए ह्यूज रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर टॉप्ड बाय ए फ्लैट प्लेटफॉर्म. ये एक रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म है. ये जो प्लेटफॉर्म, तो ये इसके ऊपर टॉप है फ्लैट प्लेटफॉर्म, मतलब ये जो प्लेटफॉर्म है दिस वन इज़ फ्लैट, thus creating more space for the temple itself.
इसके अंदर ये जो टेम्पल है, इसके अंदर बहुत स्पेस बनाया गया है इस फ्लैट ग्राउंड की वजह से। इट्स ऑक्सिलियरी बिल्डिंग्स एंड क्राउड्स ऑफ वर्शिपर्स एंड विजिटर्स। जब कोई धर्मीय अनुष्ठान होती है वहाँ पे इतना भीड़ होते हैं तो मुश्किल हो जाता है लोगों को संभालना। दैट इज़ वाई दिस बिग ग्राउंड एंड places are there. Then Kaaba. The Kaaba, also spelled Kaaba or Kaaba, sometimes referred to as Al Kaaba, Al Musharraf. Honored Kaaba is a building at the center of Islam's most important mosque, the Masjid Al Haram in Mecca, Saudi Arabia. तो सऊदी अरबिया में जो मक्का जो जगह है, जो कि ना मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग हैं उनके लिए बहुत एक पवित्र स्थान है। जैसे हिंदू लोग के लिए पवित्र स्थान क्या होता है? हरिद्वार, काशी विश्वनाथ या वाराणसी, इन सब चीज़ों मतलब तीर्थ क्षेत्र है। तो जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए है मक्का का, ये मक्का में सऊदी अरब में जो है इसको हज कहते हैं। तो इस जगह में ये कबा, इसको कबा कहते हैं, ये कबा ये अवस्थित है। इट इज़ द मोस्ट सैक्रेड साइट इन इस्लाम। वही बोला मैं कि इस्लाम धर्मावलंबी लोगों के लिए ये पवित्र स्थान है। इट इज़ कंसिडर्ड बाय मुस्लिम्स टू बी द बैत अल्लाह हाउस ऑफ गॉड एंड इज़ द किबिला डायरेक्शन ऑफ प्रेयर। ये जो जगह है ये मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के लिए भगवान के घर है और ये प्रार्थना करने की जगह भी है साथ में। फॉर मुस्लिम्स अराउंड द वर्ल्ड व्हेन परफॉर्मिंग सलाह, जब पूरे दुनिया के मुस्लिम संप्रदाय के लिए ही ये जगह एक पवित्र स्थान है। नेक्स्ट है बर्लिन वॉल। द बर्लिन वॉल was a guarded concrete barrier that physically and ideologically divided Berlin from 1961 to 1989. जो बर्लिन वॉल है, ये जो वॉल दिख रहा है दिस वन, ये वॉल एक कंक्रीट के वॉल है जो कि ना फिज़िकली बर्लिन को दोनों हिस्से में डिवाइड किया है 1961 टू 1989 के अंदर। Construction of the wall was commenced by the German Democratic Republic East Germany on 13th August 1961. ये जो जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक उस समय जिन्होंने जो सरकार चलाते थे उन्होंने ही ये मतलब कंक्रीट के वॉल बनाए जिसका नाम है बर्लिन वॉल 13th अगस्त 1961 में। द वॉल कट ऑफ वेस्ट बर्लिन फ्रॉम सराउंडिंग ईस्ट जर्मनी। ये वॉल देने के बाद ये वेस्ट बर्लिन पूरा ही बंद हो चुके हैं ईस्ट जर्मनी से। मतलब ईस्ट जर्मनी और बर्लिन ये दोनों जगह को मतलब पूरा ही पूरा ये बीच में वॉल लगा के ये बंद कर दिया है। इंक्लूडिंग ईस्ट बर्लिन, मतलब ईस्ट बर्लिन से वेस्ट बर्लिन के अंदर लोग आना जाना नहीं कर सकते हैं। The barrier included guard towers placed along long concrete walls, accompanied by a wide area. इस जगह पे ना एक गार्ड टावर्स भी है ताकि यहाँ से देखते भी है कि कोई लोग चोरी छुपे ये गार्ड वॉल को के ऊपर नहीं जा रहे या ऊपर से चढ़ के नहीं जा रहे या जो भी है। दैट कंटेनिंग ओके, इस जगह में डेथ्स ओके, ये इस जगह पे बहुत एक बड़ा एरिया है जिसको ना डेथ स्ट्रिप्स कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ना एंटी व्हीकल्स ट्रेंचेस है, बेड्स ऑफ नेल्स एंड अदर डिफेंसेस। मतलब ये दीवार पे ऐसे कोई लोग जा नहीं सकते, उसके पास पहुँच नहीं सकते, वो बहुत रास्ता बहुत ख़तरनाक है। वहाँ पे एंटी व्हीकल ट्रेंचेस है, मतलब कोई गाड़ी लेके आप जा नहीं सकते। बेड्स ऑफ नेल्स है, मतलब कांटे बिछाया हुआ है रास्ते पे। अदर डिफेंसेस ऑल्सो
मतलब बहुत कुछ चीज़ है। नेक्स्ट कुतुब मीनार। द कुतुब मीनार ऑल्सो स्पेल्ड एज कुतुब मीनार एंड कुतब मीनार, ओरिजिनली नोन एज राव पेट्रस टेम्पल, इज़ ए minaret एंड विक्ट्री टावर। ये जो कुतुब मीनार है, ये एक्चुअली इसका नाम है राव पेट्रस टेम्पल, जो एक विजय मीनार है, दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कुतुब कॉम्प्लेक्स। ये जो पूरे एरिया है, ये जो छोटे छोटे टेम्पल्स वगैरह है, ये पूरे लेके इस जगह को कहला जाता है कुतुब कॉम्प्लेक्स। ये पूरे कॉम्प्लेक्स एक्चुअली यूनेस्को के तौर पे इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, और ये मेहरौली एरिया में अवस्थित है, न्यू दिल्ली की। द हाइट ऑफ कुतुब मीनार इज़ 72.5 मीटर्स। ये कुतुब मीनार का हाइट जो है नीचे से ऊपर तक 72.5 मीटर, मेकिंग इट द टॉलेस्ट minaret इन द वर्ल्ड बिल्ट ऑफ ब्रिक्स। मतलब ईंट जो होती है, ईंट से बनाया हुआ, ब्रिक से बनाया हुआ सबसे ऊंचा मीनार इसको कहते हैं। द टावर tapers and has a 14.3 meters 47 feet बेस डायमीटर। इसका जो बेस डायमीटर 47 फीट है। देन रिड्यूसिंग टू 2.7 मीटर्स एट द टॉप ऑफ द पीक। ये यहाँ का जो डायमीटर है ये 9 फीट है, 2.7 मीटर है। इट कंटेन्स ए स्पाइरल स्टेयरकेस ऑफ 379 स्टेप्स। इसके बाहर से या अंदर से एक स्टेयरकेस है, यहाँ से घूम के ऊपर तक जाते हैं, जिसमें 379 कदम चल सकते हैं लोग, इतना स्टेप्स है। नाउ असवान डैम। The Aswan Dam, or more specifically since the 1960s, the Aswan High Dam is the world's largest embankment dam built across the Nile in Aswan, Egypt between 1960 and 1970। 1960 से 1970 ये जो 10 साल है बीच में, ये 10 साल के अंदर इजिप्ट में ही तो नाइल रिवर अवस्थित है, जिसको मिशर कहते हैं इजिप्ट को। तो वहीं पे जो नाइल रिवर है, उस रिवर के ऊपर ये डैम को बनाया गया है। इट्स सिग्निफिकेंस लार्जली एक्लिप्स्ड द प्रीवियस असवान लो डैम इनिशियली completed in 1902 downstream। Based on the success of the low dam, then at its maximum utilization, construction of the high dam became a key objective of the government following the Egyptian Revolution of 1952, with its ability to better control flooding, provide increased water storage for irrigation, and generate hydroelectricity. The dam was seen as pivotal to Egypt's planned industrialization। ओके, ये डैम को क्यों प्रतिस्थापन किया गया है या बनाया गया है? क्योंकि इस डैम के वजह से ना बहुत सारी सुविधा वो इजिप्ट जो कंट्री है उसमें होती है। जैसे कि एक वाटर स्टोरेज बना हुआ है ये इस साइड में, उस साइड से यहाँ पे लॉक गेट लगा दिया तो यहाँ पे पानी जमते रहते हैं, राइट। तो एक वाटर स्टोरेज होता है, जो कि ना गर्मी के मौसम में वहाँ पे बहुत गर्मी होती है ना, तो वहाँ पे मतलब जो खेती वगैरह करने के लिए वहाँ पे ये पानी की ज़रूरत होती है। तो पानी कहाँ से मिलेगी खेती करने के लिए? वो यहाँ से लेते हैं। अच्छा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का भी प्लांट वहाँ पे बनाया गया है। देन साथ में ये वहाँ के जो फ्लड्स होते थे जो नद है नील नद से, तो वो फ्लड को भी कंट्रोल किया गया है असवान डैम के बाद। और साथ ही साथ इतना सारा काम करने के बावजूद ये काम करने के लिए इजिप्ट के ये एक
इजिप्ट कंट्री जो है उसके इंडस्ट्रियलाइजेशन में ये अच्छा काम करते हैं, मतलब एक अच्छा छाप छोड़ा है इस डैम। द हेग, द हेग is a city on the western coast of the Netherlands on the North Sea and the capital of the province of साउथ हॉलैंड। साउथ हॉलैंड के एक प्रोविंस है जिसका नॉर्थ साउथ हॉलैंड के कैपिटल है हेग। ओके। जो कि ना नेदरलैंड्स के कोस्ट में अवस्थित है। और इसके साथ ये नॉर्थ सी का हिस्सा है, ये जो है नॉर्थ सी का एक पार्ट है। इट इज़ ऑल्सो द सीट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द नेदरलैंड्स एंड होस्ट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये जो जगह है ये नेदरलैंड्स के गवर्नमेंट का एक जगह है जो कि ना होस्ट करता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल जो कोर्ट है जस्टिस का वो यहीं पे है। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोर्ट्स इन द वर्ल्ड। दुनिया के जितने सारे कोर्ट्स है तो उसका एक मतलब इम्पॉर्टेंट है उनमें से। The Hague is the seat of the Cabinet, the States General and Supreme Court and the Council of State of the Netherlands. But the city is not the constitutional capital of the Netherlands, which is Amsterdam. अच्छा, ये शहर जो हेग शहर है ये नेदरलैंड्स का मतलब ऑफिशियली कैपिटल नहीं है। नेदरलैंड्स का कैपिटल अम्स्टरडम है। भले ही अम्स्टरडम है लेकिन इस शहर में मतलब हेग में ज़्यादा मतलब कोर्ट कचहरी जो काम होते हैं कोर्ट्स के, जो विचारालय न्यायालय के, तो वो सब भी काम यहाँ पे होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स मतलब सरकार पूरा यहाँ से चलाया जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि कोई स्टेट्स या कोई कंट्री का राजधानी किस जगह को बोलते हैं जहाँ से पॉलिटिकली पूरे देश को चलाते हैं। जैसे इंडिया के दिल्ली, दिल्ली में बैठे बैठे बहुत सारे नेता, वहाँ पे पार्लियामेंट है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पर साथ में मतलब राष्ट्रपति भवन है। तो दैट इज़ वाई दिल्ली इज़ एन कैपिटल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, अंकोर वाट। अंकोर वाट इज़ ए टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन कंबोडिया। अंकोर वाट कंबोडिया का एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स है एंड द लार्जेस्ट रिलीजियस मोनूमेंट इन द वर्ल्ड बाय लैंड एरिया। इसका जो लैंड एरिया है ये इतना ही बड़ा है तो ये एक सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा रिलीजियस मोनूमेंट के मोनूमेंट है दुनिया में से। ऑन ए साइट मेजरिंग 162.6 हेक्टर्स, इसका जो पूरा ज़मीन है ये 162.6 हेक्टर्स पॉइंट। ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड एज ए हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू द गॉड विष्णु फॉर द खेमर एम्पायर। ये जो मंदिर पहले बनाया गया था विष्णु भगवान के लिए, जो कि ना बनाए थे खमेर एम्पायर ने। जो खमेर वंश के राजा थे उन्होंने ये अंकोर वाट के मंदिर को बनवाए थे विष्णु भगवान के उद्देश्य पे। लेकिन इट वाज ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए बुद्धिस्ट टेम्पल। लेकिन बाद में ये धीरे धीरे ना बुद्धिस्ट टेम्पल में कन्वर्ट हो गया, ट्रांसफॉर्म हुआ है एट द एंड ऑफ द 12th सेंचुरी एंड एज सच इट इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज हिंदू बुद्धिस्ट टेम्पल। मतलब 1200 शतक में इसको ये धीरे धीरे जो बुद्धिस्ट टेम्पल में कन्वर्ट हो गए थे, लेकिन इस मंदिर को आज तक भी लोग हिंदू बुद्धिस्ट टेम्पल नाम से ही जाना जाता है, मानते हैं। नाउ मैडम टूसो। मैडम टूसर्ड्स इज़ ए वैक्स म्यूज़ियम इन लंदन। लंदन में एक मतलब जो कैंडल जिससे बनते जिससे बनते, यू नो ना दैट राइट, तो दैट इज़ कॉल्ड वैक्स। ओके, तो वो वैक्स का जो म्यूज़ियम सबसे बड़ा म्यूज़ियम दुनिया में वो है लंदन में और उसका नाम है मैडम टूसर्ड्स। ओके, it has smaller museums in a number of other major cities
इसके it has smaller museums in a number of other major cities. Okay. लंदन में एक्चुअली बहुत कम म्यूज़ियम है, बहुत सारे अलग अलग सिटीज़ में जितना होता है म्यूज़ियम उससे कम है। लेकिन ये म्यूज़ियम इट वाज फाउंडेड बाय वैक्स स्कल्पचर मैरी टुसॉड्स इन 1835। 1835 में ये मैडम टुसॉड्स नाम के ये म्यूज़ियम स्थापित किया गया था। और इसको स्थापना की थी मैरी टुसॉड्स, जो कि ना एक वैक्स स्कल्पचर था। ओके, इट यूज टू बी स्पेल्ड एज मैडम टुसॉड्स। द apostrophe is no longer used. मैडम टुसॉड्स ऐसे एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ नहीं होता, मैडम टुसॉड्स ऐसे यूज़ होता है। Madame Tussauds is a major tourist attraction in London, displaying the works of famous and historical figures. ये जो म्यूज़ियम है बहुत फेमस म्यूज़ियम है, जिसको यहाँ पर दुनिया के बहुत महत्वपूर्ण लोग जो है, बहुत फेमस पर्सनालिटीज़, बहुत हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़ जो है, उन लोगों का एक वैक्स की मूर्ति वहाँ पर बना के रखा गया है। एज वेल एज पॉपुलर फिल्म एंड टेलीविज़न कैरेक्टर्स प्लेड बाय फेमस एक्टर्स। फिल्म एंड टेलीविज़न का जो दुनिया है, जो जगत मतलब जगह है, वहाँ के भी बहुत सारे लोगों को इस म्यूज़ियम मतलब फेमस पर्सनालिटीज़ को भी इस म्यूज़ियम में स्थान दिया गया है। जैसे फ्रॉम इंडिया बहुत सारे एक्टर्स वहाँ पे एक्टर्स का मूर्ति, वैक्स मूर्ति, वो मैडम टुसॉड्स में रखा गया है। जैसे अमिताभ बच्चन के है, माधुरी दीक्षित के है, देन काजोल के है, श्रीदेवी के है, ऋतिक रोशन के है, ऐसे बहुत सारे लोगों का है मैडम टुसॉड्स में उनका मोम के मूर्ति। नेक्स्ट, क्रिस्ट द रिडीमर। क्रिस्ट द रिडीमर इज एन आर्ट डेको स्टैचू ऑफ जेसस क्राइस्ट इन रियो डी जनेरो, ब्राज़ील। ये जो जेसस क्राइस्ट का जो स्टैचू है, दोनों हाथ खोल के एकदम, तो ये स्टैचू जो है ये ब्राज़ील के रियो डी जनेरो में अवस्थित है। इसको बनाया था, इट वॉज क्रिएटेड बाय फ्रेंच स्कल्पटर पॉल लैंडोस्की। इसको बनाया था पॉल लैंडोस्की, जो कि ना फ्रेंच के स्कल्पटर थे, एंड बिल्ट बाय ब्राज़ीलियन इंजीनियर। उसको नीचे के बेस से आरंभ करके उसको स्थापना करना, मतलब पूरा लगाना बिठाना, ये किया था कौन ना, ब्राज़ीलियन इंजीनियर हेटर द सिल्वा कोस्टा इन कोलैबोरेशन विद फ्रेंच इंजीनियर एल्बर्ट कैकूट। ये दोनों ने मिलके इस मूर्ति को स्थापना की थी। और रोमानियन स्कल्पचर ग्योर्गे लियोनिदा फैशन द फेस। इनका जो फेस है, ये फेस इनका जो फेस है, ये फेस ग्योर्गे लियोनिदा फैशन लियोनिदा रोमानियन स्कल्पचर, उन्होंने ये इनके फेस को बनाया है। देन कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1922 एंड 1931। इसको बनाया गया है 1922 से 31 के अंदर। द स्टैचू इज़ 30 मीटर आई मीन 98 फीट हाई, एक्सक्लूडिंग इट्स 8 मीटर पेडेस्टल। ये जो पेडेस्टल दिख रहा है ना नीचे का इतना, ये जो ब्लैक कलर वाला, दिस वन इज़ द 8 मीटर। इसका जो हाइट है ये 8 मीटर, और उसके ऊपर ये मूर्ति ये है 98 फीट आई मीन 30 मीटर्स, इतना ही ऊंचा। द आर्म्स स्ट्रेच 28 मीटर्स वाइड, और इसके जो आर्म्स है, दोनों बाहु, ये 92 फीट आई मीन 28 मीटर्स चौड़ा है। नेक्स्ट, सिडनी ओपेरा हाउस।
The Sydney Opera House is a multi-venue performing arts centre at Sydney Harbour, located in Sydney, न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में सिडनी एक जगह है, वहाँ पे ये ओपेरा हाउस अवस्थित है, जिसका प्रचलित नाम सिडनी ओपेरा हाउस से जाना जाता है। इज़ ए मल्टी वेन्यू परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर। यहाँ ये एक परफॉर्मिंग आर्ट्स का सेंटर है जहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे कॉन्फ्रेंस वगैरह होते हैं, बहुत सारे शोज़ होते हैं। ओके, इट इज़ वन ऑफ द 20th सेंचुरीज मोस्ट फेमस एंड डिस्टिंक्टिव बिल्डिंग्स। ये 20 शताब्दी की बहुत फेमस और बहुत अलग यूनिक एक बिल्डिंग है। इसको डिज़ाइन किया था बाय डैनिश आर्किटेक्ट जॉन आर्टसन। इन्होंने इसका डिज़ाइन बनाया था, बट completed by an Australian architectural team headed up by पीटर हॉल। इसका काम ख़त्म किया था, ये इसको बनाया था पूरा ऑस्ट्रेलियन आर्किटेक्चर के एक टीम, जिसका हेड था पीटर हॉल। द बिल्डिंग वॉज फॉर्मली ओपनड ऑन 20th October 1973। ये बिल्डिंग को पूरा खोल दिया गया था परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए या जो भी दर्शन के लिए, ये 20 अक्टूबर 1973 में। आफ्टर ए gestation beginning with Artson's 1957 selection as winner of the इंटरनेशनल डिज़ाइन कंपटीशन। अच्छा, वो प्रोग्राम्स यहाँ वहाँ पे हुआ था। द गवर्नमेंट ऑफ न्यू साउथ वेल्स लेड बाय द प्रीमियर जोसेफ कैहिल authorized work to begin in 1958 with Artson directing construction. साउथ वेल्स के गवर्नमेंट का सबसे ऊपर पोजीशन में थे कौन? जोसेफ काहिल, जिन्होंने ऑथोराइज थे टू बिगिन इन 1958 विथ आर्टसन डायरेक्टिंग कंस्ट्रक्शन। आर्टसन के डायरेक्शन में कुछ कंस्ट्रक्शंस बनाने के हकदार थे उन्होंने। नाउ एडम्स ब्रिज और राम सेतु, ये बहुत लोग जानते होंगे इसके बारे में, फिर भी एक बार पता करते क्या है। एडम्स ब्रिज ऑल्सो नोन एज रामास ब्रिज और रामा सेतु is a chain of limestone shoals between Pamban Island, also known as Rameshwaram Island. एक्चुअली भारत और श्रीलंका के बीच में ये जो रास्ता है, एक्चुअली समुंदर के अंदर से ये एक रास्ता है जो कि ना लाइमस्टोन में बनाया है। मतलब चूना पत्थर जो है वो बड़े बड़े पत्थर से बनवाया गया है ये रास्ते के तरह वहाँ, क्योंकि वहाँ पे पूरा इधर और इधर दोनों साइड में पानी का गहराई बहुत है, लेकिन ये जो सीधा इस जगह यहाँ पानी की गहराई एकदम है ही नहीं। मतलब आपका ये जो नीज़ है वहाँ तक ही पानी मिलेगी ज़्यादातर, उससे ज़्यादा नहीं, मतलब डूबेंगे नहीं कोई। इधर उधर देखेंगे तो लगेगा कि अरे बाप रे, मैं समुंदर के अंदर से चलते चलते जा रहा हूँ, ऐसे ही। तो ये पंबन आइलैंड है यहाँ पे रामेश्वरम में, तो वो पंबन आइलैंड से इस जगह में जाया होता है। इसका नाम है धनुषकोडी, इस जगह का नाम है जहाँ से राम सेतु शुरू होती है। ओके, ये तमिलनाडु में अवस्थित है, जो कि न भारत एंड इंडिया एंड मन्नार आइलैंड ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका के नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट में ये अवस्थित है, नॉर्थ और वेस्टर्न कोस्ट में ही यह है। ओके, जियोलॉजिकल एविडेंस सजेस्ट दैट दिस ब्रिज इज़ ए फॉर्मर लैंड कनेक्शन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। जो जियोलॉजिकल सर्वे जो होते थे, जो भौगोलिक थे, उन्होंने छानबीन करके इतना ये निकाला है कि ये जो ब्रिज है पहले
श्रीलंका और भारत के अंदर एक जोग सूत्र था, ये जाने आने का रास्ता था। ओके। नासा सैटेलाइट फ़ोटो इंडिया, ये जो फ़ोटो है ये नासा का सैटेलाइट से ही लिया गया है। इंडिया ऑन टॉप, श्रीलंका ऑन द बॉटम। द ब्रिज इज़ 48 किलोमीटर। ये जो ब्रिज है ये टोटल 48 किलोमीटर है, जो कि ना सेपरेट्स द गल्फ ऑफ मैनर। ये जो जगह है ये गल्फ ऑफ मैनर कहते हैं पूरा इसको, ये गल्फ ऑफ मैनर से ही ये अलग हुआ है जगह। फ्रॉम द पक स्ट्रेट, जिसको पक प्रणाली कहते हैं, वो पक स्ट्रेट से भी अलग हुआ है। सम ऑफ द रीजन्स आर ड्राई एंड द सी इन द एरिया रेयरली एक्सीड्स 1 मीटर इन डेप्थ। यहाँ पे जो जगह है यहाँ पे पानी इतना गहरा नहीं है, वही मैं पहले बोला, ज़्यादातर 1 मीटर गहरा हो गए। और यहाँ के और ज़्यादातर इतना तक जगह और यहाँ तक जगह सूखा है पूरा। ओके। तो अभी मैं एक बात बताऊँ, ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस। ये जो सेतु है इसको राम सेतु क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके साथ एक पौराणिक कहानी जुड़ी हुई है, रामायण की एक कहानी। इसमें बोला गया है, मतलब कथित है, ऐसे बोलते हैं लोग वहाँ के कि जब सीता माता को रावण ने मतलब उठा कर लेके गए थे, तो उन्होंने जाके ना श्रीलंका के पंचवटी वन में, जहाँ पे रावण के प्रासाद थे श्रीलंका, वहाँ पे तो रावण का वहाँ का ही तो राजा थे रावण। तो वो रावण ने सीता माता को पंचवटी वन में रखे गए थे। तो हनुमान ने वहाँ पे आए थे, वो अंगूठा दिखाए उड़कर इंडिया से श्रीलंका तक। तो तब सीता माता पहचान पाए कि ये अंगूठी रामचंद्र जी ने भेजा है। फिर हनुमान ने वापस जाने के बाद रामचंद्र जी को उन्होंने बोला कि वापस मतलब सीता माता को उद्धार करना है। फिर सीता माता को उद्धार करने के लिए रामचंद्र जी ने क्या किया था, जब ये समुद्र तट पर पहुँचे और पहुँचने के बाद देखे कि ये श्रीलंका बहुत दूर है, यहाँ से समुंदर पार करके हम कैसे जाएंगे वहाँ तक, तो बहुत मुश्किल है ना, यहाँ से समुंदर चल के पार करना मुश्किल है। तो उस टाइम क्या किया था, वानर सेना, जो रामायण में जो वानर सेना थे, जो हनुमान के जो सेना थे, उन्होंने सब उठा कर पत्थर लाए और पत्थर ला ला के यहाँ पर गहराई कम किया है, वहाँ की एक रास्ता ब्रिज के तरह पत्थर फेंक फेंक के वहाँ पे एक ब्रिज के तरह बनाया। और फिर उस ब्रिज के ऊपर से रामचंद्र जी ने लक्ष्मण के साथ, हनुमान के साथ सीता जी को उद्धार करने के लिए आए थे। ये है रामायण की कहानी। तो वहाँ के जो लोग हैं, लोकल लोग, उन्होंने यही कहते हैं कि ये जो राम सेतु, इसको इसीलिए कहते हैं कि यही वो रास्ता है जिसके ऊपर से रामचंद्र जी ने सीता माता को उद्धार करने के लिए गए थे श्रीलंका में। ओके। और एक्चुअली इसका भी कई सारे निदर्शन क्यों हैं, क्योंकि यहाँ से ना बहुत सारे पत्थर्स को लाया गया है, जो पत्थर ना पानी में डूबता नहीं है, तैरते हैं ऊपर। एक्चुअली पत्थर क्या है, इतना ही भारी होता है उसका वज़न, तो वो पानी में डालते हैं तो डूब के नीचे चले जाता है। लेकिन यहाँ के जो पत्थर है इतना ही हल्का होता है, मतलब वो पानी के ऊपर तैरता है, वो डूबता नहीं। तो ये जो चैप्टर्स है आपके, जो ये जो चैप्टर है, तो मतलब बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स, टोटल 12 इतना आज ख़त्म हो गया। ये टोटल 12 जो बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स आज के सेशन में बात किया। तो इसी के लिए मैं कुछ काम देता हूँ, होमवर्क। कंप्लीट पेज नंबर 17 ऑफ योर जीके बुक। फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो फिल अप करना है। और आपको एक फ़ोटो पीपीटी बनाना है,
भारत के ऐसे कई सारे हेरिटेज साइट्स हैं जो कि ना आज के ये सेशन में डिस्कस नहीं किया गया है। जैसे भारत के तीन चार ही चीज़ यहाँ पे डिस्कस किया गया है आज के सेशन में। जैसे कुतुब मीनार है, वो राम सेतु है, ऐसा ही कुछ निदर्शन जो है स्ट्रक्चर्स और बिल्डिंग्स और हेरिटेज साइट्स, वो आपको एक पीपीटी में बना के पोस्ट करना है और विथ प्रॉपर टाइटल भी देना है। नाउ वी विल मूव ऑन चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 इज़ फ्लावर फेस्टिवल्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में ऐसे भी कई सारे फेस्टिवल्स होते हैं। जैसे भारत में आप लोग देखोगे कि भारत एक यहाँ पर इतना फेस्टिवल्स होते हैं, इतना पूजा, गणपति फेस्टिवल, दिवाली फेस्टिवल, जन्माष्टमी फेस्टिवल्स नॉर्थ में होते हैं, उधर नॉर्थ ईस्ट में होते हैं दुर्गा पूजा फेस्टिवल्स। तो ये बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। उधर साउथ में ओणम, पोंगल, इट्स अ लॉट ऑफ फेस्टिवल्स आर देयर इन इंडिया। ओके, तो ऐसा ऐसा ही कई सारे फेस्टिवल्स बाहर के देशों में भी होती है। हमको तो सिर्फ इतना ही इंडिया के बारे में पता है, राइट, कि इतना इतना फेस्टिवल्स होते हैं। लेकिन हम बाहर के दुनिया में अगर छानबीन करेंगे, आँख घुमाएंगे वहाँ पे भी, तो हम लोग को भी पता चलेगा कि क्या क्या फेस्टिवल्स वहाँ पे होते हैं। वहाँ पे टोमेटिनो फेस्टिवल्स होते हैं, वहाँ पे हैलोवीन फेस्टिवल होती है, जो कि ना भूत सजते हैं वहाँ पे, हैलोवीन पार्टी के तरह होती है। तो भूत सज के एक फेस्टिवल्स होते हैं, अजीबोगरीब वहाँ पे सब फेस्टिवल्स होते हैं। कई लोग टोमेटिनो फेस्टिवल स्पेन में होते हैं, वो मतलब होली के तरह। यहाँ पे होली में जैसे कलर्स एक दूसरे को फेंकते हैं, वहाँ पे ला टोमेटिनो फेस्टिवल में टमाटर, पक्का रेड वाला टमाटर, ऐसे मतलब हाथ में लेंगे तो स्मैश हो जाएगा ऐसे थोड़ा सा, तो ऐसे एक दूसरे के ऊपर फेंक फेंक के मारते हैं पूरे रास्ते में टमाटर टमाटर। तो ये एक फेस्टिवल होते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसा फेस्टिवल्स है जो सिर्फ फ्लावर्स के ऊपर होते हैं। फूलों से फेस्टिवल्स मनाया जाता है। फूल फेस्टिवल्स का एक अंग है, मतलब फूल के बिना कोई भी डेकोरेशंस कंप्लीट नहीं होती। वैसे ही फूलों से भी कई फेस्टिवल्स मनाया जाता है, सिर्फ फूलों के डेकोरेशंस करके, फूलों की झांकी बनाकर, ऐसे। आइए देखते हैं कौन से फेस्टिवल्स है। Blumencorso Zundert is the largest flower parade in the world, entirely made by volunteers. एक्चुअली ये जो जंडर्ट जो जगह है नीदरलैंड्स में, ये सबसे लार्जेस्ट फ्लावर पैरेड होती है। पैरेड मतलब ये देखिए, यहाँ पे एक झांकी बनाया गया है। ये दोनों साइड में लोग बैठते हैं, बीच में रास्ता है। जैसे हमारे यहाँ पे 15 अगस्त या रिपब्लिक डे में जैसे झांकी निकालते हैं, वैसे ही रास्ते से, ठीक वैसे ही झांकी यहाँ पर भी बनाया जाता है। फ्लावर्स के ऊपर अलग अलग मूर्ति, अलग अलग कुछ थीम दिया जाता है, तो उसी हिसाब से ये झांकी निकालती है। ये दिस इज़ फुल ऑफ मेड ऑफ फ्लावर्स। ओके, तो ये फेस्टिवल होती है वहाँ। द पैरेड टेक्स प्लेस ऑन द फर्स्ट संडे ऑफ सेप्टेम्बर इन द स्मॉल टाउन ऑफ ज़ंडर्ट इन द नीदरलैंड्स। ये होती है कब ना, सितंबर के पहला संडे में होती है। और ये कहाँ होती है ना, नीदरलैंड्स के छोटा जगह है ज़ंडर्ट, वहाँ पे। द फ्लोट्स आर लार्ज आर्टवर्क्स मेड ऑफ स्टील वायर, कार्डबोर्ड, पेपर मशीन एंड फ्लावर्स। ये जो झांकी वगैरह जो बनाया जाता है, इसके ऊपर जो डिज़ाइंस बनाया जाता है, ये कैसे बनाते हैं ना, ये बनाते हैं स्टील वायर, स्टील के तार से, कार्डबोर्ड, उसके ऊपर पेपर मशीन्स और साथ में फ्लावर्स, ये सब डाल के पूरा ये झांकी के डेकोरेशंस किया जाता है, आर्ट वर्क्स। इन द ब्लूमेनकॉर्सो Zundert only dahlias are used to decorate the objects, and it takes thousands of them just to cover one float. ये जो एक झांकी है, इसको कवर करने के लिए हज़ारों से भी ज़्यादा डालिया जो फ्लावर है, पता है ना, तो वो डालिया फ्लावर को ज़रूरत होती है।
वहाँ मेनली डालिया से सजाया जाता है। ओके, अराउंड 8 million डालियाज आर नीडेड फॉर द एंटायर कोर्सो, मतलब पूरा जो जितने सारे झांकी वगैरह होते हैं उतना सब कुछ बनाने के लिए टोटल 8 million डालियाज की ज़रूरत होती है सजावट के लिए। ऑफ दिस अराउंड 6 million आर कल्टिवेटेड इन जंडर्ट। वहाँ पर हर साल इतना ही डालिया को कल्टीवेट किया जाता है, मतलब खेती किया जाता है, फ्लावर का ही खेती होती है जंडाट में। और बाकी जो मतलब 2 million से वो बाहर से मंगवाया जाता है नीदरलैंड्स में ही। लेकिन जो 6 million है, कम से कम 8 million में से 6 million ही जंडाट में खेती में फलते हैं। इट वॉज फाउंडेड इन 1936। ये पहली शुरू हुए थे 1936 साल में। नेक्स्ट देखो, द फ्लावर कारपेट। इतना ब्यूटीफुल कारपेट के तरह बनाया पूरा फूल से, दिस वन इतना बड़ा। और यहाँ पे देखिए लोग, यहाँ से दिख रहा है ये एक पैलेस है, ये इतना जगह सोच लीजिए, कारपेट की तरह पूरा इतना बना। द फ्लावर कारपेट इज़ ए बेनियल इवेंट इन ब्रसल्स in which volunteers from around Belgium convene at the Grand Place, the historic center of the city. ये जो बिल्डिंग है, दिस इज़ बेल्जियम कन्वेन। उनके जो ग्राउंड है, मतलब सामने जो जगह है, वहीं पे ही ये मतलब वॉल्टियर्स के द्वारा वहीं पे ये फ्लावर कारपेट बनाया जाता है। इसका नाम, ये बिल्डिंग का नाम है ग्रैंड प्लेस, जो कि ना शहर के एकदम बीच में अवस्थित है। मीन्स कहाँ पे होती है ये? बेल्जियम में। ओके, देन टू वेव ए कारपेट लाइक टैपेस्ट्री आउट ऑफ कलरफुल बेगोनियर्स। ये जो यहाँ पे जो फ्लावर यूज़ होती है ना, ये मेनली होती है बेगोनियर्स, एक फ्लावर का नाम है, उससे। द इवेंट टेक्स प्लेस एवरी अदर अगस्त, मतलब एक साल छोड़ के दूसरे अगस्त में ये होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग विथ एजम्पशन डे, इसके साथ एजम्पशन डे भी मनाया जाता है। नियरली 1 million फ्लावर्स आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट द एफिमेरल 1800 स्क्वायर मीटर्स कारपेट। जो टोटल 1800 स्क्वायर मीटर कारपेट बनाया जाता है, ये इतना बड़ा, इसके लिए टोटल 1 million फ्लावर की ज़रूरत होती है कम से कम। नेक्स्ट, द बेटाला डी फ्लोर्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉपुलर फेस्टिवल इन द कैंटाब्रियन टाउन ऑफ लरेडो इन स्पेन। ये जो फ्लावर फेस्टिवल होती है, दिस इज़ ऑकर्ड इन स्पेन। स्पेन के लरेडो एक स्मॉल टाउन है, कैंटाब्रियन टाउन, वहाँ पे ये फ्लावर फेस्टिवल होते हैं, बटाला डे फ्लोर्स। इट हैज़ बिन सेलिब्रेटेड ऑन द लास्ट फ्राइडे इन ऑगस्ट सिंस 1908 and has been declared a festival of tourist interest since 1965 and a festival of natural tourist interest since 2011. ओके, ये जो फेस्टिवल है ये होती है कब? ना अगस्त के लास्ट फ्राइडे में। ओके, कब से होते हैं? 1908 में से होते हैं। मतलब 1908 साल से ये चलते आ रहे सिलसिला। अगस्त के हर मतलब लास्ट फ्राइडे में ये होती है फ्लावर फेस्टिवल, एंड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड ए फ्लावर ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट सिंस 1965। इसको टूरिस्ट अट्रैक्शंस के तकमा दिया गया है 1965 में, और बाद में ये नेशनल, मतलब देश के तौर पे ही इसको नेशनल टूरिस्ट इंटरेस्ट बोला जाता है कि 2011 से प्रचलित हुई। It consists of a parade of floats whose frames are decorated with natural flowers and petals. ये जो जगह है यहाँ, मतलब एक एक झांकी है, यहाँ पे भी पैरेड्स निकालते हैं वैसे भी, मतलब झांकी बना के निकालते हैं, तो उसमें ये किंग और क्वीन वहाँ के ये लोग जाते सबसे पहले, ऐसे होते हैं, और फ्लावर्स भी उड़ाया जाता है वहाँ पर।
वहाँ पे फ्लावर्स के अलग अलग मोटिव्स बनाते हैं झांकी की, ड्यूरिंग विच ए ज्यूरी इशूज ए क्लासिफिकेशन डिज़ाइनिंग वन ऑफ देम एज द विनर। अच्छा, जिसका डिज़ाइन सबसे अलग होगा एक झांकी का चुनकर वहाँ पे एक ज्यूरी बोर्ड मतलब जजेस भी बैठते हैं, तो उन्होंने एक झांकी को सिलेक्ट करके उसको विनर भी बनाते हैं। Throughout the day, they organize in the Pegina village street markets, and various bands and brass bands play music throughout the city. ये जो मतलब स्पेन जो लरेडो जो स्मॉल टाउन है कंटाब्रियन, वहाँ पर पूरे दिन तक ये फेस्टिवल्स कैसे मनाते हैं, चलते हैं पूरे दिन तक पूरे गांव में मार्केट्स में घूमते हैं। साथ में ये ब्रस बैंड्स जो होते हैं ना, ताशा वगैरह बजाते हैं, जो है बैंड्स पार्टी जो होती है वो सब होती है। फिर म्यूज़िक गाना बजाते हैं, डांस होती है, बहुत कुछ। The Battle of Flowers, or also popularly the Battaglia di Fiori, was a parade of flowered floats that took place annually in Ventimiglia in the second half of June. ओके, जून के सेकेंड हाफ मतलब 15 तारीख के बाद से सेकेंड हाफ हो जाता है, तो उसी समय एक दिन सिलेक्ट करके वहाँ के जो मतलब वेंटिमिग्लिया जो जगह है, वहाँ के जो लोग हैं, वेंटिमिग्लिया कहाँ पे है ना, इटली में है। तो वहाँ के जो गवर्नमेंट है एक डेट सिलेक्ट करके जून के 15 के बाद ये फ्लावर पैरेड किया जाता है। वहाँ पे बैटल ऑफ फ्लावर्स होती है, किसका अच्छा होगा वैसे ही झांकी बनाते हैं। द फर्स्ट एडिशंस ऑफ द इवेंट वॉज डेट बैक टू द अर्ली 20th सेंचुरी, मतलब 20th सेंचुरी के शुरुआत उसके भी पहले से ये सिलसिला चलते आ रही है। were generally held to celebrate the carnival or the beginning of spring. Actually इसको मनाया जाता है वसंत जो ऋतु है वो सीज़न के शुरुआत में मतलब उस सीज़न को स्वागत करने के लिए मेहंदी ये सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है चियांग माई फ्लावर फेस्टिवल इन चियांग माई। It's happened in Thailand. Known as the Rose of the North, hosts this 3-day festival in February at the end of the cool season. ठंडे के मौसम में ही ज़्यादातर फूल्स फ्लावर्स वगैरह होते हैं। तो वैसे ही चियांग माई फ्लावर फेस्टिवल जो कि ना थाईलैंड में होती है। चियांग माई एक प्रदेश मीन एक जगह का नाम है, उसके नाम से ही ये जगह मतलब फेस्टिवल का भी नाम हुआ है। चियांग माई फ्लावर फेस्टिवल थाईलैंड में। रोज़ ऑफ द नॉर्थ जिसको नॉर्थ के रोज़ कहते हैं, होस्ट 3-day फेस्टिवल इन फेब्रुवरी। एक्चुअली ठंड के मौसम का जो एंड होता है, जब ख़त्म होता है तो कम कम ठंड रहते हैं ना उस टाइम फरवरी मार्च में, तो वह उसी टाइम फरवरी में ही इस फेस्टिवल को मनाते हैं 3 दिन की। On the first weekend of February, the festival begins. फेस्टिवल के फरवरी के पहला वीकेंड में ही ये फेस्टिवल शुरू हो जाते हैं। डिस्प्लेस ऑफ येलो एंड वाइट क्रिसैंथेमम्स, ये फेस्टिवल में येलो एंड वाइट क्रिसैंथेमम्स को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्रिसैंथेमम एक फ्लावर है। एंड द डमस्क रोज़, डमस्क रोज़ का भी यूज़ होती है। ए वैरायटी फाउंड ओनली इन चियांग माई अबाउंड। The focus of this Chiang Mai festival is at the public garden of Suan Buak, head at the southwest corner of the moat. ये जो मतलब ये फेस्टिवल को मेनली दर्शन कहाँ से किया जाता है ना, ये पब्लिक गार्डन से, स्वंग बुक पब्लिक गार्डन से। जैसे कि जो हमारे रिपब्लिक डे का जो झांकी निकालते हैं, पैरेड्स होते हैं ना, वो कहाँ से देखने को अच्छे से मिलता है, वो रेड रोड से दिल्ली में जो है। वो जो क्या बोलते हैं, जो राष्ट्रपति सड़क जो होती है वहीं पे ही
मेनली होती है। और अच्छे से कहाँ से दिखने को मिलता है? लाल किला के सामने से। वैसे ही पब्लिक गार्डन्स वन वॉक से ही ये फेस्टिवल्स का फोकस मतलब ज़्यादा अच्छे से दिखने को मिलता है। देन हट एट द साउथ वेस्ट कॉर्नर, ये साउथ वेस्ट कॉर्नर के हब है। द रोड नेक्स्ट टू द मोट ऑल अराउंड द पार्क इज़ क्लोज टू ट्रैफिक एंड वेंडर्स ऑफ प्लांट्स, फ्लावर्स, ऑर्किड्स एंड गार्डन्स डेकोरेशंस सेट अप देयर स्टॉल्स देयर। सिर्फ ऐसे झांकी या फिर ऐसे सिर्फ ये नहीं है, मतलब एक्चुअली वहाँ उस फेस्टिवल में क्या होता है ना, फ्लावर्स को सजा के रखते हैं गार्डन्स में। इसका कोई झांकी वगैरह नहीं निकालता है। वहाँ पे सिर्फ फ्लावर नहीं बल्कि वहाँ के जो लोकल वेंडर्स हैं उन्होंने पौधे, अलग फ्लावर्स कई सारे, देन ऑर्किड्स जो होते हैं फ्लावर, साथ में गार्डन के डेकोरेशन के चीज़, ये सब भी वहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ रहता है, मिलते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट है फेरिया डे लास फ्लोर्स, इज़ ए फेस्टिवल दैट टेक्स प्लेस इन मेडलिन कोलंबिया। ये जो फेस्टिवल देखिए, ये भी झांकी के तरह ही है, एक एक फ्लावर के बुके के तरह बनाते हैं और पीछे दो तीन लोग मिलके उसको पकड़ के रास्ते में चलते हैं। ओके, तो ये जो फेस्टिवल होती है ये कहाँ पे होती है? मेडलिन है कोलंबिया में, वहाँ पे होती है। द फेस्टिवल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशल इवेंट फॉर द सिटी एंड इंक्लूड्स ए पेजेंट ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स मतलब एक कुछ तो गाड़ी या फिर कुछ तो ऑटोमेटिकली इट इज़ गोइंग, आई थिंक सो। ए पासोफिनो हॉर्स पैरेड एंड मेनी म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स। इसके साथ साथ वहाँ पे पैसोफिनो हॉर्स पैरेड भी होती है, इसके पीछे साथ में म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स भी होती है। द फर्स्ट फ्लावर फेस्टिवल्स टुक प्लेस ऑन May 1, 1957। 1957 की पहली में ये पहला फेस्टिवल हुआ था पहली बार, मतलब ये जो फेस्टिवल है फेरिस द लास फ्लोर्स। It was organized by Arturo Uribe, a member of the board of the Office of Development and Tourism in Medellin, Colombia. मेडलिन कोलंबिया के जो टूरिज़्म बोर्ड है, डेवलपमेंट एंड टूरिज़्म का जो बोर्ड है, उन्होंने उनके एक मेंबर है, उस बोर्ड के एक मेंबर है आर्टुरो यूरिब, इन्होंने ये प्रोग्राम को पहली बार ऑर्गेनाइज़ किया था। The festival lasted for 5 days with an exposition of flowers displayed in the Metropolitan Cathedral. वहाँ के जो मेट्रोपॉलिटन कैथेड्रल है उसके आंगन में ही ये फेस्टिवल्स होते हैं 5 दिवस तक, और वहाँ पे फ्लावर्स का एक प्रदर्शनी होती है फूल का, साथ में विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द गार्डनिंग क्लब ऑफ मैंटलिन एंड मॉन्सिग्नर टूलियो बोटेरो टू सेलिब्रेट द वर्जिन मेरी डे। वहाँ पे जो वर्जिन मेरी डे होती है उसी टाइम पे वो कैथेड्रल के आंगन में ही मेनली ये 5 दिन तक ये वहाँ पे गार्डनिंग क्लब से आयोजित किया जाता है ये फ्लावर्स फेस्टिवल अभी। लेकिन पहले ये कहाँ से शुरुआत हुई थी? ना ये वहाँ के कोलंबिया का जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनके जो मेंबर है आर्टुरो यूरिब, उन्होंने शुरू किया था। Next, the Rose Parade, also known as the Tournament of Roses Parade or simply the Tournament of Roses, is an annual parade to mark the start of the Rose Bowl game. अच्छा, ये सिर्फ पैरेड ही नहीं, मतलब झांकी को ही सजा के नहीं निकलती, बल्कि ये सब कुछ पूरा रोज़ से बनाया गया है, रोज़ से सजाया जाता है सब कुछ। और बल्कि यहाँ पे साल में एक बार होते हैं, और ये एक मतलब कोलोराडो में होती है ये, हेल्ड मोस्टली अलॉन्ग कोलोराडो। और साथ में सिर्फ पैरेड नहीं बल्कि रोज़ बोल गेम भी होता है, यहाँ का बहुत फेमस है। बोलीवर्ड इन पसाडेना in the Los Angeles metropolitan area on New Year's Day or on Monday, January 2, if if New Year's Day falls on a Sunday। अच्छा, जनवरी के दूसरे जनवरी में ये होती है। एक्चुअली अगर
न्यू ईयर्स डे संडे आते हैं तो वो संडे नहीं, मंडे को, मतलब 2 तारीख को किया जाता है, मनाया जाता है. It is produced by the non-profit Pasadena Tournament and Roses Association and includes flower-covered floats, marching bands and equestrian units. ये जो टूर्नामेंट होती है, जो रोज़ का जो पैरेड चलते हैं, ये होते हैं, ये आयोजन कौन करता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है पसाडेना टूर्नामेंट एंड रोजेस और एसोसिएशन. ये दोनों एसोसिएशंस का कोलाबोरेशन में ये फेस्टिवल आयोजित किया जाता है. सिर्फ ये पैरेड ही नहीं, रोज़ पैरेड ही नहीं, वहाँ के रोज़ बॉल गेम बहुत फेमस है. साथ में मार्चिंग बैंड्स का मार्च पास्ट होते हैं, ये देखिए पीछे छोटे छोटे. देन कुछ कवच की तरह ये देखिए स्कूटर्स में ऐसे भी होते हैं. फिर इक्वेस्ट्रियन यूनिट्स, एक घोड़सवारी, घोड़ मतलब हॉर्स रेस के तरह वो भी होती है. The parade is followed in the afternoon by the Rose Bowl, one of the major bowl games in college football. एक्चुअली रोज़ बॉल गेम जो है वो फुटबॉल के तरह खेला जाता है. पता नहीं कैसे खेलते हैं, रोज़ से कुछ बॉल बनाते हैं, उसको लेके फुटबॉल की तरह खेलते होंगे कि नहीं पता नहीं, इतना तो वैसे रोज़ बॉल गेम बहुत फेमस होते हैं. नेक्स्ट देखो, द फ्लावर फेस्टिवल इन Genzano is an event that takes place in the Genzano section of Rome, characterized by the carpet of flowers set up in the path of the religious procession on the feast of Corpus Christi. Actually, ये भी जो फ्लावर कारपेट फेस्टिवल होते हैं ना बेल्जियम में, उसी के तरह ही होती है. ये पूरा वो सिर्फ एक आंगन में होता है और ये पूरा रास्ता जोड़ के बनाते हैं. ये पूरा रास्ता में इतना ही लंबा होती है ये फेस्टिवल. ये जो डिज़ाइंस बनाए ना छोटा छोटा, कितना ये वहाँ पे हैंडक्राफ्ट्स के वर्क्स है, डिज़ाइंस बनाए, वो सारे के सारे फ्लावर्स से बनाते हैं. ये कहाँ पे होती है ना, रोम में. ओके, द फेस्टिवल डेट्स बैक टू द 18th सेंचुरी. 18 शतक में ये स्टार्टिंग हुई थी. When a floral carpet was set up along the Via Sforza, now Via, actually ये पहला फ्लोरल कारपेट बनाया गया था स्फोर्जा में, जो कि ना जेनजानो में अवस्थित है. प्रीवियसली इन जेनजानो and probably in other locations of the Castelli Romani, the custom of preparing flower carpets for the feast of Corpus Christi. Corpus Christi वहाँ पे एक उत्सव के नाम है, जैसे कि यहाँ पे नवरात्रि है, गणपति है, उसी के तरह कॉर्पस क्रिस्टी एक कोई तो फेस्टिवल का नाम है, जिस फेस्टिवल के टाइम पे ही ये पूरा रास्ता लेके ये फ्लावर्स के कारपेट्स बनाया जाता है वहीं पे. द ट्रेडिशन वॉज बॉर्न इन रोम इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी. एक्चुअली ये ट्रेडिशन 17th सेंचुरी के मिडल उस टाइम से ही शुरू हुआ है, बट ऑफिशियली वी कैन से दैट इट इज़ कम्स फ्रॉम द 18th सेंचुरी. Okay, and had been adopted in the localities of the Alban Hills, probably due to the close ties of this territory with Gian Lorenzo Bernini, the main architect of Baroque celebrations. Baroque celebrations के जो आर्किटेक्ट थे गियान लोरेंजो बेमिनी, उन्होंने एक्चुअली अल्बन हिल्स के जो लोकेलिटीज़ मेंबर्स थे उनके साथ कुछ रिश्ता थे उनका, तो वो तोड़ दिया था एक टेरिटोरी से, उस जगह से ही रिश्ता तोड़ दिया था. उसके बाद ये पूरा के पूरा ये अल्बन हिल्स में ही अभी बनते हैं, और वहाँ पे रोम के जो बहुत फेमस रोड है जेनजानो, वहाँ पे ही ये कारपेट बनाया जाता है. सो
we have come to an end of the today's session. So first of all, as according to your book, there is no as such fill in the blanks or anywhere else, anything else. So first, what you have to do is you have to read properly and learn properly page number 18 and 19. मैं हर हफ्ते ही बोलता हूँ जहाँ पे लिखने का कुछ नहीं रहता है फिलअप की, तो आप लोग क्या करना है, आप लोग जब रीडिंग करोगे बुक से भी और साथ के साथ ये वीडियोस का हर एक लाइन भी जब रीडिंग करोगे उस टाइम जो जो चीज़ पता होना चाहिए, पता करना चाहिए, आप लोग इतना छोटे भी नहीं हो, आप लोग को पढ़ने के बाद पता चलेगा कि कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वही दिमाग में रखो अच्छे से और चाहे तो वो नोट डाउन करके याद करो। ओके। और दूसरी बात है कि जो एक्स्ट्रा लाइन्स है वो सब रीडिंग पढ़ के आपको समझ में आएगा कि किस तरह से होती है। देखो, हम जीके किस लिए पढ़ते हैं, सिर्फ जानने के लिए ऐसा तो नहीं, मतलब सिर्फ पढ़ने के लिए, नंबर बढ़ाने के लिए ऐसे तो नहीं कि हम जीके मतलब ये हमारे नॉलेज बढ़ाने के लिए हम पढ़ते हैं, राइट। हम क्या जानते हैं क्या नहीं जानते वैसे ही। हाँ, तो आप लोग इसके लिए आप लोग को अगर ज़्यादा इंटरेस्ट लगते हैं तो आप लोग इंटरनेट पे सर्च किया करो कोई टॉपिक लेके जीके की, जो हो गया है ऑलरेडी, तो आपको बहुत सारे और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस मिल जाएगी। तो एक बार आप लोग पढ़ सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट लगे तो। नेक्स्ट, नंबर 2, मेक ए फ्लावर डेकोरेशन रंगोली इन होम इन एंड क्लिक फोटोज़ एंड पोस्ट इन ग्रुप। ओके, ये एक हैंडक्राफ्ट्स, मतलब आपको एक काम दे रहा हूँ मैं, वो है कि आपको एक फ्लावर के रंगोली जो ओनम में बनाते हैं ना साउथ इंडिया के, मतलब केरल के लोग, उसी के तरह आपको छोटा सा ही, ज़्यादा डायमीटर में नहीं बनाना है, छोटा सा ही एक डायमीटर में कुछ डिज़ाइंस वगैरह बनाकर फ्लावर से रंगोली बनाकर, इफ़ पॉसिबल, इट्स नॉट नेसेसरी जिसके घर में फ्लावर्स वगैरह नहीं है तो वो क्या करेंगे, कहाँ से ख़रीद के लाएंगे, पत्ते से भी करोगे तो चलेगा। सबके घर में भी झाड़ झूड़ होगा तो कुछ पत्ते से भी बनाओ, कुछ डिज़ाइन ग्रीन कलर की हो जाएगी, चलेगा वैसे भी। ओके, ऐसा कुछ बनाओ घर पर, एक दिन बना करके डेकोरेट करके आंगन में या घर के सामने करके, या घर के अंदर भी कर सकते हो, करके फ़ोटो खींचकर भेजना। जब तुम कर रहे हो उसी टाइम का एक फ़ोटो भेजना और करने के बाद पूरा एक फ़ोटो क्लिक करके भेजना। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन। ओके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर half yearly examination. Hope you all will get the highest marks. 20 मार्क्स का एग्ज़ाम है, डोंट बी अफ्रेड, इतना तामझाम कुछ नहीं है, इतना घबराओ मत, और अच्छे से पढ़ाई करो, तैयारी करो खुद की, और उसके लिए ऑल द बेस्ट। ओके।